जैसा भी ग्रीन कलर रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश थोड़ा सा रिफ्रेश। एक बार तो एक बार और करना, ये स्टार्ट नहीं हुई। ओबीएस में देखना क्लास स्टार्ट हो गई, ओबीएस में ग्रीन आ गया, ओबीएस में ग्रीन आ गया है। हाँ गूगल पे देखना है कोई, अपेक्स डैशबोर्ड जाकर रिफ्रेश कीजिए। अपेक्स का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड हाँ रिफ्रेश कीजिए, तो यहीं पे रिफ्रेश कीजिए, इसी पे रिफ्रेश कीजिए। हाँ क्लिक का बटन आएगा, क्लिक कर दीजिए इस पे। ये डिटेल चलेगी, नीचे शो साइड से देखिए शो इन ऐप का ऑप्शन होगा, शो इन ऐप, हाँ हाँ क्लिक कर दीजिए। ओके ओके अपना तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। और चाहिए कर लेफ्ट नीचे कमेंट देखेंगे, ऊपर आप बता सकते हो, मतलब प्रीव्यू दिखेगा ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। ओके बच्चों क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर है? फटाफट एक बार बता दीजिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर है, हाँ या ना? बच्चा पार्टी क्या हाल है आप लोगों के? क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? हाँ बच्चों, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर है? सर वॉइस, बेटा वॉइस तो एकदम सही है। अभी देखो, पुराने वीडियो बेटा आज या कल तक आपको मिल जाएंगे काफी सारे। डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। क्या मेरा ऑडियो और क्या मेरा वीडियो आपको क्लियर है? वॉइस प्रॉब्लम है थोड़ी, अभी ठीक होगी आई थिंक। जी सर अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक है आई थिंक, परफेक्ट है अभी वॉइस। राइट 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 राइट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं एक बार टीम से और कंफर्म कर रहा हूं। हाँ जी क्लियर है? कैसा है भाई, सब बढ़िया चल रहा है या नहीं? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे, सब कमेंट करके बताएंगे मैं क्या लिख रहा हूं। सब कमेंट करके बताएंगे मैंने क्या, कौन सा नंबर लिखा, 1 2, मैंने कौन सा नंबर लिखा, सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए। राइट 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 राइट, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके देन, ओके ओके ओके। सो हाँ हाँ हाँ, सो बच्चा पार्टी चलिए भाई, काफी दिन हो गए हैं आप लोगों से मिले हुए। राइट 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 राइट, काफी दिन हो गए हैं आप लोगों से मिले हुए। कैसे हैं यार आप लोग, बताइए मेरे पेड़ वाले बच्चों। थोड़ा थोड़ा दिक्कत का परेशानी आपको करनी पड़ी हमारी तरफ से, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो गई थी कि मतलब सब कुछ ही आगे पीछे हो गया था, बट अब सब सही है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, है ना? बुरे दिन, अच्छा और बुरा दोनों चीजें होती हैं। सब अच्छा हो रहा था हो रहा था हो रहा था, फिर एकदम से कुछ बुरा हुआ, लेकिन वापस से अब सब और अच्छा होता है। जिंदगी का ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है बच्चों, जिंदगी का ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है, ऐसा हर बार उठोगे तो एक बार गिरोगे जरूर, फिर उठोगे फिर गिरोगे, फिर उठोगे फिर गिरोगे। इस गिरने और उठने के चक्कर में आपको एक चीज ये देखनी है, आप हमेशा ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, है ना? तो अपन ने तो अभी हालांकि पहली बार उठे थे, गिरे हैं बच्चों, अब वापस से उठेंगे तो और ऊपर जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर है। क्लियर है? राइट 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 राइट, ऑल राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनाब लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स याद है कि भूल गए? थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था बच्चों तो उसके बारे में अपन बात करने वाले थे। आज है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। बहुत ही बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि भाई की थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स इंटरेक्शन, जो भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको कहते हैं बच्चों क्या? थर्मो
डायनेमिक्स। मैं थोड़ा सा आवाज बढ़ा रहा हूं, चलिए अभी ठीक है, अब एकदम परफेक्ट। नाउ बच्चों उसके बाद अपन ने समझा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हीट होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर इस पे काफी सारी बातें होती हैं। आपको ये बताता है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और जो आपकी हीट फ्लो होती है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू कॉज चेंज। सिस्टम क्या होता है, जिसपे भी अपन कंट्रोल वॉल्यूम जिसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, जो सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग है। और बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम और बाउंड्री को सेपरेट कर रही होती है। इन सब के बारे में अपन ने बात करी थी, मैंने आपको समझाया भी था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है इंसुलेटेड सिस्टम। तीनों सिस्टम की अगर मैं बच्चा पार्टी बात करता हूं, लो वॉइस, लो वॉइस क्यों है भाई, मैं देखता हूं, मैं और बढ़ाता हूं यहां से आवाज, अभी ठीक है एकदम। चलिए भाई साहब अब एकदम, अभी एकदम ठीक है। अब तो बेटा पूरा लाल हो गया है एकदम, अब फटने लगेगी आवाज। चलिए राइट 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 राइट, चलिए बच्चा पार्टी। नाउ नाउ हाँ, तो अपन ने देखे थे कि बच्चा आपके सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर मास निकल रहा है सिस्टम से तो वो 100% फॉर श्योर एनर्जी लेकर निकलेगा, ये मैंने आपको समझाया था। यार मैं एक बार टीम से ही कंफर्म कर लेता हूं, आप लोग तो करोगे वॉइस वॉइस। अगर टीम ने बोल दिया सब बढ़िया चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट। गौरव सर वॉइस का बताना, बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस कम आ रही है। वॉइस सही है या नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस कम आ रही है। हाँ वही मैंने कहा तुमसे कंफर्म कर दूं, ये तो कुछ भी करते रहते हैं ना। ठीक है, ओके ओके, कुछ हो तो मेरे को कॉल करना है ना। ओके ओके, चलिए जनाब वॉइस वॉइस सब ठीक है बेटा, आपकी तरफ से स्लो है, ठीक, मैंने कंफर्म कर लिया है। नाउ बच्चों उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हुई थी, और इक्विलिब्रियम में यानी कि बच्चों अपन को अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था तो आप कहते थे कि सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम बोले तो यहाँ पे इक्विटी ऑफ टेम्परेचर था। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे एफ नेट 0 होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। और फेस इक्विलिब्रियम यानी कि बच्चों मास ऑफ ईच फेस मस्ट रिमेन सेम। अगर ये 4 कंडीशन वेरीफाई, अगर ये 4 इक्विलिब्रियम वेरीफाई कर रहा था आपका सिस्टम, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता था। जीरोथ लॉ की बात करते हैं तो बच्चों अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि सेम टेम्परेचर पे होंगे। ये आपका जीरोथ लॉ था, आया सबसे लास्ट में था, फॉलर ने दिया था 1931 में, 1981 में। चलिए इसके आगे बच्चों मैंने बताया था आपको कि एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 3 फेसेस। कैसे कैसे, एक तो आपका वर्क इंटरेक्शन हो जाएगा, एक हीट इंटरेक्शन हो जाता है और एक मास इंटरेक्शन हो जाता है। मैं देखो यहां पर फिर से देखिए, मास अगर सिस्टम से निकलेगा तो वो एनर्जी लेकर निकलेगा, ये बात आपको हमेशा के लिए बच्चा पार्टी ध्यान में रखना है। बच्चों को वॉइस की दिक्कत आ रही है, गौरव सर देखिए थोड़ा सा जरा 2-4-5 डिवाइसेस में लॉगिन करवा के देखिए, और अगर कुछ इशू हो तो मेरे को बताइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि सर ट्रस्ट करिए कि वॉइस में इशू आ रहा है। बेटा माइक एकदम सही लगा हुआ है, माइक अगर गलत होता तो सबको दिक्कत होती ना, आधों को हो रही आधों को नहीं, तो हम देख रहे हैं, ठीक है हम देख रहे हैं। चलिए नाउ बच्चों वर्क क्या होता है भैया, कुछ दिखना चाहिए आउटपुट तो ही वर्क कहलाता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। फर्स्ट क्लास का रिवाइज कर रहे हैं पुच्चू लोग, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि बच्चों वर्क क्या होता है। वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इट इज अ प्रेशर, इट इज डीवी दैट इज छोटू सा
आपका वॉल्यूम। अच्छा, अगर ऐसा है तो P इंटू वी वाई इंटू एक्स, बहुत अच्छे से देखो, क्या P V ग्राफ का एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस वर्क देगा या नहीं देगा? हाँ जी सर, आपने बताया भी था, अगर आप वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं पीवी ग्राफ का एरिया, तो ये जो एरिया होगा ये आपका वर्क कहलाता है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव लेते थे। इसकी बात अपन बच्चा पार्टी आगे भी करेंगे। नाउ बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए 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 चलिए, नाउ 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 नाउ, हाँ, ऑल क्लियर। ये था अभी तक का पुराना, एक मिनट, चलिए 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 चलिए, नाउ अब बच्चा पार्टी आगे की बातें करते हैं हम लोग। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जूल्स लॉ कहलाता है। बताओ क्यों? अरे सर, ये तो आपने पिछली बार भी पूछा था। जूल्स लॉ बच्चों इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जन्म करने वाले कौन थे? जूल्स थे, इसलिए जूल्स लॉ कहलाता है। क्या बोलता है? इट स्टेट दैट फॉर क्लोज सिस्टम, बच्चों क्लोज्ड सिस्टम, अब बताओ क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिससे मास नहीं निकल पा रहा है लेकिन एनर्जी निकल जाएगी। क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल। बच्चों साइकिल क्या होती है? जिसका इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट आपका और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ या ना? सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। साइकिल, देखो मैं एक एक वर्ड आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, उसके बाद सारी चीजें एक साथ बता दूंगा कि भैया आपका क्लोज सिस्टम साइकिल, एक क्लोज सिस्टम अगर साइकिल के अंदर जा रहा है तो जितनी हीट इंटरेक्शन हो रहा होगा और जितना वर्क इंटरेक्शन हो रहा होगा वो सेम होगा। क्या कहा? इनके कहने का मतलब है कि जो समेशन ऑफ हीट, नेट हीट, समेशन ऑफ जितनी हीट देंगे उतना का उतना वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात है बेटा ये समझना। अगर एक क्लोज सिस्टम साइकिल पे चल रहा है तो आप जितनी हीट दे रहे हो वो पूरी की पूरी आपकी वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, हीट की ऐसा यूनिट जूल, वर्क की ऐसा यूनिट जूल, जूल इक्वल्स टू जूल हो सकता है भाई। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी सर, बात तो सही है। द नेट हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। आई रिपीट, मैंने आपको कहा था आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, ये वर्ड आपको बार बार मिलने वाला है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हालांकि मैं थोड़ा सा बताऊंगा नीचे, समझ में भी आएगा, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करेंगे अपन 15-20 मिनट बाद। तो बच्चों जो नेट हीट हो रही है, जो भी नेट हीट दे रहे हो, ये आपका कुछ ना कुछ उसमें चला जाता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ बोलो ना। हम्म। देखो ना, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं लो आ रही है आवाज। माइक एकदम पास लगा हुआ, इससे पास लाऊंगा तो फटने लगेगी आवाज। ठीक, ओके 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 ओके, चलिए। लो भाई, टीम का फोन आ गया है। जिनको वॉइस कम आ रही है अभी के लिए थोड़ा सा हेडफोन लगा के एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने कहा, मैंने दोबारा से मैसेज किया क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे ना। मैंने दोबारा से मैसेज किया गौरव सर को और मैंने कहा आप देखिए 8-10 डिवाइस में लॉग इन करके अलग अलग, अगर लो आ रही है तो टेक टीम से आप तुरंत करिए कोऑर्डिनेट। तो बच्चों वो टेक टीम वाले बैकएंड से कर रहे हैं। हो सकता है क्लास चलते चलते वापस से आवाज सही हो जाए। मैंने कहा था क्लास लगेगी, लगी ना। अब थोड़ा सा भरोसा रखो, बस हर एक चीज अच्छी होगी। ठीक है,
राइट राइट राइट। हाँ, तो बच्चों द नेट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज डूइंग वर्क। सुनो, अच्छा बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं। आपके पास 100 रुपए, क्या ये 100 रुपए की चाय पी लोगे क्या सीधे जाके? हाँ या नहीं? जितना पूछ रहा हूं पहले उतना बताओ। नहीं सर, हो सकता है चाय भी पी लूं, हो सकता है चाय के साथ बिस्कुट भी खा लूं, और सर हो सकता है बिस्कुट के साथ एक आध थोड़ा बहुत कुछ और खा लूं, है ना? तो इसको अपन अज्ञात यानी कि ब्लैंक छोड़ देते हैं। अज्ञात का मतलब कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। बच्चे अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से समझ जाइए चाय बिस्किट के साथ क्या क्या और आ सकता है ना? अज्ञात चीज है यहाँ पे। तो भाई जो आपने नेट हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी और वर्क दो काम कर रही है। अभी सुनना मेरी बात, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज ला रही है और वर्क तो कर ही रही है। देखो, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी बैलेंस है या नहीं है? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है बच्चा पार्टी, जो भी आप नेट हीट सप्लाई करवा रहे हो वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में जा रही है और कुछ ना कुछ वर्क में चले जा रही है। अब सिर्फ इंटरनल एनर्जी में जाएगी, सिर्फ वर्क में जाएगी, या कुछ और चीजों में भी जाएगी, इसकी बात करते हैं। अभी आइडियल चीजें चल रही हैं, फ्रिक्शन वगैरह, हीट लॉस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अच्छा, अभी के लिए सिर्फ याद रखना, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो लेक्चर स्टार्ट किया है ना बच्चों। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। अभी याद रखो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ग्राफ के साथ धीरे धीरे समझाऊंगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि फर्स्ट लॉ काय पे बेस्ड है बच्चों? फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड है, बेस्ड है। क्लियर है? तो बच्चों फर्स्ट लॉ में अभी के लिए अपने को क्या याद रखना है कि भैया जितनी भी हीट हमने दी वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चलेगी और कुछ उसका वर्क करवा दिया। वर्क करवा दिया तो कुछ उठता हुआ दिख रहा होगा, कुछ दिखना चाहिए, तभी आप मानते हो फिजिक्स में कि जनाब वर्क हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहली बार मैं आपको इंटरनल एनर्जी से टच करवाने जा रहा हूं। It is the sum of kinetic energies and potential energy of all the constituent molecule of the system। क्या बोलना चाह रहे हैं लेखक? लेखक बोल रहे हैं जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड अगर आप कर देंगे तो ये उनकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ये उनसे अभी के लिए कोई छीन नहीं सकता। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, उनसे कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा सर, मतलब क्या है कहने का? भाई अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। सुनो, अगर मैं सिंपल दौड़ रहा हूं, देखो बहुत अच्छे से फील कराता हूं, अगर मैं सिंपल दौड़ रहा हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर मैं दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ चढ़ रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी भी है या नहीं है? हाँ या ना? मॉलिक्यूल के पास भी ऐसी हो तो जिगजैग मोशन करता रहता है, जिगजैग मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम और जिगजैग करता हुआ ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ या नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो नेट होती है मॉलिक्यूल के पास वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है सर, इतना समझ आया? ठीक है सर, इतना समझ आता है? अच्छा जी, आइए आगे की बातें करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मेरे से पहले आंसर किसका आता है। चलिए बच्चों खेलना चालू करते हैं हम लोग। चलिए 1 2 3, आंसर आ जाना चाहिए था वैसे अभी तक। क्या बोल रहा है? फॉर अ गैसियस सिस्टम फाइंड द चेंज इन इंटरनल, अरे इंटरवल नहीं है, इंटरनल एनर्जी इफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज। बच्चों हीट सप्लाई कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हो, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बेटा सुन लो, मैं फिर बता दे रहा हूं, सुन लो सुन लो सुन लो। अगर हीट गिवन है, साइन कन्वेंशन समझो,
अगर हीट गिवन है तो बच्चों पॉजिटिव होगी, दे रहे हो यानी सिस्टम गेन कर रहा है। अगर हीट टेकन है तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन है तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। अगर कॉम्प्रेशन है तो बच्चा पार्टी आपका वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज वर्क, दिस इज हीट। भाई दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। तो बच्चों अगर आपने हीट दी है 50 जूल की हो जाएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम, बच्चों बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस ऑफ 16 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं जी। ठीक है, ओके ओके बच्चों, क्या अब आपकी वॉइस सही हो गई है, फटाक से बता दो। मेरे पास अपडेट आया है कि वॉइस बढ़वा दी गई है, 99% अब कोई इशू नहीं होने वाला है। तो एक बार फटाक से मेरे को कंफर्म कर दो, क्या आपका वॉइस प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्या आपका वॉइस प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना, हुआ या नहीं। अरे लाइव क्लास में स्पीड फास्ट और लो नहीं होती है चच्ची। ये भगवान बेटा क्या खा के आए हो आज, बोल रहे हैं कि स्पीड फास्ट और लो करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। नो सर, यस सर, यस सर, हो गया वॉइस प्रॉब्लम सही, यस मैक्सिमम लोगों का वॉइस प्रॉब्लम सही हो गया। कुछ है कि मैंने कहा था भरोसा करो, टेक टीम पीछे से लगी हुई है। अच्छा जी, तो आपसे क्या बोला है, क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने निकालना है। बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा कि टोटल हीट गिवन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। बच्चों हीट कितनी दी सर, 50 की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 16 और सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है और वर्क डन आपको कितना देकर रखा हुआ है बच्चा पार्टी, 16 जूल का वर्क हुआ है। तो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 16, क्या बोला बेटा, ये बोला 34 जूल। बताइए समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना, हाँ जी सर, बात तो एकदम सही है, एकदम सही है, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए 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 चलिए, आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग। बच्चों मैंने आपको स्पेसिफिक हीट समझाया था। स्पेसिफिक हीट मैंने क्या बताया था बच्चों, 1 केजी मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जो भी हीट रिक्वायर्ड थी वो सी हो रही थी। तो बच्चों अगर m केजी मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना था तो m इंटू सी, ये क्या कहला रही थी, आपकी हीट कैपेसिटी कहला रही थी। अगर m केजी मास का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है तो m सी डेल्टा टी की आपने हीट देनी पड़ रही थी या नहीं देनी पड़ रही थी, याद आ गया पूरा, हाँ जी सर। ये थी स्पेसिफिक हीट। अगर मास की जगह मोल में बात होने लगे, अगर मास की जगह मोल्स में बात होने लगे तो बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या यूज करना है, स्पेसिफिक हीट नहीं, मोलार स्पेसिफिक हीट, एज सिंपल एज दिस। स्पेसिफिक हीट नहीं, क्या अपन को करना है, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं जनाब, चलिए 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 चलिए, है ना, अच्छा हाँ सर बात तो सही है। तो सुनो मेरी बात, अगर 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, Cm। हीट रिक्वायर्ड कितनी कहलाएगी बच्चों, Cm। 1 केजी नहीं, 1 मोल का
1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, बेटा सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। अगर स्पैम करना है तो बता दो, मैं वैसे ही आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, देखो 2-3 चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, समझो इस चीज को। वी गोन थ्रू अ वेरी हैवी प्रॉब्लम। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर शायद आपको बता दिया तो आप डर जाते। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, विद इन 2 डेज, 2 दिन नहीं चली आपकी क्लास, विद इन 2 डेज टेक टीम ने नई एप्लीकेशन बना दी आप लोगों के लिए, न्यू। 2 दिन के अंदर, दिन और रात जग कर। अब बताओ, मैंने बता दिया आपको, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी थी, हर चीज सब उल्टा सीधा हो गया था, कुछ नहीं था, बट विद इन 2 डेज न्यू एप्लीकेशन आ गई। अच्छा, आगे की बात सुनो, आपके लेक्चर 2 से 3 दिन में सारे के सारे एज इट इज विद ऑल द डीपीपी विद ऑल द क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और बताओ, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे आ जाएंगी, 2-3 दिन दो, हर एक चीज बनी हुई रखी है, उसको बस एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करना है, समझते हो? इतनी सी बात है। अब भी अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा? विद इन 2 डेज, 2 डेज कितनी बड़ी बात है, आपको नहीं पता? महीनों का काम 2 दिन में हुआ है। जो काम महीने लगते हैं 2 दिन में अगर हमने कर दिया, तो क्या आप इतना कोऑपरेट कर सकते हैं? 2-3 दिन, इस वीक तक रुक सकते हैं, नेक्स्ट मंडे से 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, आपको चैट डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सारे के सारे डीपीपी नोट्स अपलोड मिल जाएंगे, आपको कोई भी साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी वीडियो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सारी की सारी चीजें, दैट इज आपके 2x चलाने वाला ऑप्शन, आगे बढ़ाना पीछे करने वाला ऑप्शन, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। और बताओ, और क्या चाहिए आपको? हर एक चीज, लेकिन टाइम, भगवान तो है नहीं ऐसे हाथ रखा और हो गया, बेटा मैनुअली करना पड़ता है। बैठे हुए हैं, पूरी टेक टीम बैठी हुई है, पूरी टेक टीम। अब आप मुझे एक चीज बताओ और समझाओ, स्टडी भारत की टीम रात दिन एक करके किसके लिए मेहनत कर रही है यार? आप बताओ। बेटा मैं रात में 3-3 बजे तक स्टूडियो बनवा रहा हूँ, सवेरे 7 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी पीपीटी बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी क्लास ले रहा हूँ, अभी इसके बाद ऑफिस जाना है, टेक टीम और एसजी से वापस से कोऑर्डिनेट करना है, धीरे धीरे एसजी वापस से आपके कांटेक्ट में आने लगेंगी, हर एक चीज हो जाएगी। 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूं, और क्या चाहिए? आप समझो इस चीज को। 2-3 दिन दे दो, सब मिल जाएगा, इस वीक में आपके पास सब आ जाएगा। ठीक है, आइए मोलार स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं। 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो सीएम हो रही है। तो अगर 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 बच्चा पार्टी आप बताओ, एन मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? एन इंटू सीएम होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर बच्चों एन मोल का टी, डेल्टा टी डिग्री या डेल्टा थीटा, क्या लिया था? डेल्टा टी ले लो, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो बच्चा पार्टी हीट रिक्वायर्ड आपकी क्या होनी चाहिए? एन सी एम डेल्टा टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ जी सर, होनी चाहिए। बच्चों ये जो सीएम है ना, ये कहलाती है आपकी मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नाम सुना है? सुना है या नहीं? क्या आपको, मैं आपको दिक्कत बताता हूं, क्या आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में इशू होता है? क्या आपको इनका कन्वर्जन नहीं समझ आता है कि कब कौन सा यूज कर लिया जाता है? सर मुझे तो पता ही नहीं लगता है। क्या आपके साथ होता है ऐसा? हाँ या ना में बताएंगे पहले तो। हाँ या ना? हाँ सर होता है, मुझे पता है होता है। चलो, अगर आपको सारी, अच्छा आपको क्या इसमें दिक्कत होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कभी विजुलाइज होने में दिक्कत हुई है? सही सी बताओ, मैं एकदम फ्रैंक बात करता हूं। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ गई? डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ गई? ट्राई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ गई? इसमें लीनियर की अलग होती है, इसमें नॉन लीनियर की अलग होती है।
सर मैं तो रट के चला जाता हूं, लेकिन मेरे कभी कुछ समझ नहीं आता है। मुझे सब पता है, मुझे पता है आप लोग कहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक चीज सॉल्व होगी, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, एसजी से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। जब तक मैं खड़ा हूं, आपको लोड नहीं लेना। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना पढ़ाई, और दूसरा काम करना है मेरे पे भरोसा। आप दिक्कत बताओ, वो शॉर्ट आउट होगी। ठीक है, चलो आओ, ऐसा विजुलाइज करा दूंगा, आप बस आप सब भूल जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं सर, इसी की कमी थी जिंदगी में, हर दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, निकालते हैं आपके सामने कि जनाब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं। ये तो आपकी मोलार स्पेसिफिक हीट हो गई। हाँ जी सर, अच्छा अब सुनना मेरी बात। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। कितने तरीके से सिस्टम एनर्जी गेन कर सकता है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। देखो, 3 टाइप की एनर्जी आपको देखने मिलेंगी। 3 तरीके से कर सकता है सिस्टम एनर्जी गेन, मैं आपको बता रहा हूं। या तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन करके सीधे 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 पाथ के ऊपर चल के, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन का मतलब कि अगर पार्टिकल कोई भी एक पाथ पे चल रहा है, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ चल रहा है, तो भाई मैं इसको ट्रांसलेशन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। या तो एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, या तो वाई डायरेक्शन में चल सकता है, या तो जेड डायरेक्शन में चल सकता है। हाँ जी सर, ट्रांसलेशनल मोशन करके वो एनर्जी गेन कर सकता है। ठीक है, दूसरे तरीके से एनर्जी गेन होती है बच्चे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूमकर, है ना भाई। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है सर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मैं बताता हूं आपको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। भाई रोटेशन पढ़े हो भाई, मास आपका आई से बदल जाएगा और वी आपका ओमेगा से बदल जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर वो घूम घूम के चल रहा है, तो क्या उसके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होगी या नहीं होगी? हाँ सर, ठीक है। कितने तरीके से, कितने इंडिपेंडेंट मोशन करके वो अलग अलग टाइप से एनर्जी गेन कर सकता है, ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक और तरीका होता है बच्चों, वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या होती है बच्चों? ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। आप खुद बताओ, क्या बॉन्ड का इलास्टिक बिहेवियर होता है या नहीं होता है? पहले ये बताओ। हाँ सर, सॉलिड्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बॉन्ड्स का इलास्टिक बिहेवियर होता है। दबाओ तो दूर जाते हैं, दूर जाओ तो पास लाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आती है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे कहने का क्या मतलब है? बेटा आप बैठे हुए हो तो आप बैठे हुए हो, आप चल रहे हो तो आप चल रहे हो, आप घूम रहे हो तो घूम रहे हो। अगर मैं आपको एक गर्म तवे पर बिठा दूं, तो क्या आप एकदम से उचक जाओगे? भाई जैसे ही टेम्परेचर आएगा, क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? आप बताओ। हाँ सर, कनेक्ट हो रहा है पूरा पूरा। टेम्परेचर आएगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी। वाह क्या बात है सर, एक नंबर। तो बच्चों, वाइब्रेशनल एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, सुनो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक बॉन्ड है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये दूर जाना चाहेंगे, लेकिन ये जो बॉन्ड है इनको दूर जाने देगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं सर, नॉट पॉसिबल, नहीं जाने देगा ना बेटा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये अपनी जगह पर दूर ऐसे 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 होते रहेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं। हाँ या ना? हाँ जी सर, बात तो एकदम सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है
3 इंटू एन। बेटा ये एन क्या है यहां पे, एन है आपका एटॉमिसिटी। मैं समझा रहा हूं एक एक चीज। एन क्या है बच्चों आपका, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यानी मोनो के लिए 1, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3। मोनो के लिए 1, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3, है ना। दिस इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एनी मॉलिक्यूल कैन हैव। कितनी हो सकती है, F इज इक्वल टू 3 इंटू एन। याद करो पहले। हाँ सर ये तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, फील करवाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब तक हाई टेम्परेचर ना बोला हो वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी पिक्चर में नहीं आएगी। हाँ सर, अगर मैंने हाई टेम्परेचर नहीं बोला है तो वाइब्रेशनल एनर्जी मेरी पिक्चर में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आओ पूरा एक पेज, नया पेज लो, न्यू पेज, ऐसा पूरा, और उसको टेढ़ा कर दो। टेढ़ा कर दो मतलब कि भाई आपकी कॉपी ऐसी होगी ना, ऐसी ना करके कॉपी को ऐसी टेढ़ी करके बनाइए। यहां पर 3 चीज लिखिए और यहां पर ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है इसको लिखिए। सुनो अब मजे दिलाता हूं, आ जाओ बेटा। यार नेक्स्ट लेवल मजे लेना हो ना, अभी 10 मिनट कुछ मत लिखो, नेक्स्ट लेवल मजे दिलाता हूं। देखो बच्चों, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है सर, 3 इंटू एन। एन की बात करता हूं, एन क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है। एन की बात करूं तो एन क्या होता है जनाब, एटॉमिसिटी होता है। बेटा एक बात बताओ, समझाओ और सिखाओ, मोनो एटॉमिक के लिए एन की वैल्यू, मोनो है, अगर मोनो है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी। अगर डाई है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर डाई है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ट्राई है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। मोनो, डाई, ट्राई, ठीक। ओके सर, आपने कहा, हमने मान लिया। सुनो मेरी बात सुनो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सुन लो पहले बेसिक सुन लो। I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है भाई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है बच्चों, ये जो R है क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है या नहीं है पॉइंट मास के, हाँ जी सर है। तो अगर मैं इस R को 0 करके मॉलिक्यूल को यहीं लाके घुमा दूं, सुनो मैंने कहा ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये पॉइंट मास, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट मास इसी पर है और घूम रहा है, घुमा दो, घूम रहा है। बेटा R 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अगर एक्सिस पे ही रहेगा, सब कमेंट करके बताएंगे, अगर एक्सिस पे ही रहेगा तो R 0 होगा या नहीं होगा, आप बताओ। अगर आपका मॉलिक्यूल एक्सिस पर ही है तो R 0 हो गया, R 0 हो गया तो बेटा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हुई या नहीं हुई, हाँ या ना। घुमा दो, लेकिन एक्सिस पे ही है, यानी R 0 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0, और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी या नहीं होगी। मैं रुक जाता हूं, मैं एकदम रुक जाता हूं। हम्म। अरे वाह मेरे शेर, वाह, आजा बेटा, फील कर, फील कर, फील कर, फील कर। बेटा मैक्सिमम, सुन लो मेरी बात, मैक्सिमम कितनी हो सकती मोनो एटॉमिक के लिए, पहले लिख लेते हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 इंटू 1, 3 हो सकती है। डाई एटॉमिक के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 3 इंटू 2, यानी कि 6 हो सकती है या नहीं हो सकती है, हाँ या ना, हाँ जी। और बच्चे आप बताओ, फॉर ट्राई एटॉमिक मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 3 बोले तो 9 हो सकती है या नहीं हो सकती है,
हाँ या ना? हाँ जी सर, हो सकती है। आ बेटा फील कर। सर कैसे कराएंगे? देखो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल? मोनो एटॉमिक, अरे केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना, इतनी तो पढ़ी है। मोनो एटॉमिक यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, देखिए कितने टाइप से एनर्जी गेन कर सकता है। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, या तो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे हो रहा है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या तो वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे हो सकता है, दूसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या जेड एक्सिस पे आगे पीछे हो सकता है, तीसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीन टाइप से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ला सकता है या नहीं ला सकता है? हाँ या ना? हाँ जी सर, अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तीन टाइप से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में चल के तीन टाइप से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ला सकता है। सुनो सुनो सुनो, मैक्सिमम हो सकती है तीन, तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल में आ गई। रोटेशन जीरो, वाइब्रेशनल जीरो होगा या नहीं होगा? या तो ऐसे देख लो, या फिर आप सोचो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये अपनी ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऐसा घूम रहा है। भाई ये एक्स एक्सिस है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, आर जीरो। ये आपकी वाई एक्सिस है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल गोल घूम रहा है। भूल गए बेटा रोटेशन? वाई एक्सिस आर जीरो। ये आपकी जेड एक्सिस है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस पे ही बैठा हुआ है भाई, आई जीरो। एक्स वाई और जेड के अबाउट घुमा दो, लेकिन आपका आर जीरो तो आई जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर। बेटा क्या इसमें बॉन्ड है? क्या इसमें बॉन्ड है? नहीं है। भाई मोनो में अकेला क्या बॉन्ड बनाएगा रे बाबा? अकेले का खुद से बॉन्ड कैसे बनेगा? खुद सोच जरा सा, ये तो विधि का विधान बिगड़ जाएगा। तो बेटा एक बात बता, वाइब्रेशनल एनर्जी क्या बॉन्ड के कारण आती है? जनाब कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? बताओ। 100% क्रिस्टल क्लियर है तो बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 100% क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा जी, हाँ सर, बात तो चौकी कह रहे हो। यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है। मजे देख बेटा, बेटा केटीजी का पार्ट है, लेकिन यहां पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाऊंगा, एनर्जी समझ आएगी तो इंटरनल एनर्जी समझ आएगी। डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी पे कैसे पहुंच जाऊं? अच्छा बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर। देख, मोनो एटॉमिक या तो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे हो रहा था, या तो वाई एक्सिस पे आगे पीछे हो रहा था, या तो जेड एक्सिस पे आगे पीछे हो रहा था। बाकी का घुमाने का इसका ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, और था भी तो वो बेचारा कर नहीं पा रहा था। हाँ जी सर। बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? सर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। भाई डायटोमिक यही होता है ना, ये और ये डायटोमिक हो गया। अब ये बॉन्ड कैसा भी हो सकता है भाई, है ना, कैसा भी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पकला बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है, हमको क्या करना? हमको तो इसका मोशन देखना है। पूरा का पूरा डायटोमिक आगे पीछे हो सकता है, ट्रांसलेशनल एक, ऊपर नीचे हो सकता है, ट्रांसलेशनल दो, और पूरा का पूरा आगे पीछे हो, बाहर अंदर बाहर हो सकता है, ट्रांसलेशनल तीन। हाँ या ना? बेटा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं। तो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन 3 हो गए या नहीं हो गए? हाँ या ना? आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठीक है। रोटेशनल देख बेटा, रोटेशनल देख, ये डायटोमिक है, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है R0। अरे इसको, ये एक्स एक्सिस है, दोनों मॉलिक्यूल इस पे ही है, इसको घुमा दे। अगर इसको घुमा दिया R0, एक मॉलिक्यूल यहां रख, एक मॉलिक्यूल यहां रख, R0। अगर R0 तो I0 तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। यानी कि बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं
इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं घुमा सकता। आई अबाउट एक्स 0 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे आई अबाउट एक्स 0 हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? अच्छा जी, अच्छा आई अबाउट वाई देखो, ये है आपकी वाई एक्सिस, सुनना मेरी बात, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपका मॉलिक्यूल। बेटा वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना ऐसे घूमेगा, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना ऐसे घूमेगा। इस वाले मॉलिक्यूल का तो R0, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले आएगा या नहीं ले आएगा? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ले आया तो मेरे को एक बात बता बेटा, इसके अबाउट आपका एक आई वाई आ जाएगा, और आई वाई आ गया तो क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? हाँ। जेड एक्सिस ऐसा है, जेड एक्सिस बाहर निकल रही है, ये है जेड एक्सिस, ये है मॉलिक्यूल। जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये देख एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है। जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना ऐसा घूमेगा, भले इस मॉलिक्यूल का जेड एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, ये तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, नीचे वाला सेकंड वन, हाँ या ना? हाँ या ना? देख, यानी कि ये आई अबाउट जेड ले आएगा या नहीं ले आएगा? हाँ जी सर, ये आई अबाउट जेड ले आएगा। यानी एक्स एक्सिस के अबाउट आई नहीं आ रहा, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के अबाउट आ रहा है, तो दो रोटेशनल एनर्जी वाई और जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगी, तो रोटेशनल 2 है। मैक्सिमम हो सकती है 6, 5 3 ले ली ट्रांसलेशन में, 2 ले ली रोटेशन में, बेटा वाइब्रेशन में 1 बचेगी या नहीं बचेगी? हाँ या ना? भाई मैक्सिमम 6 हो सकती हैं, डाई एटॉमिक की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो सकती है। 3 खा गया रोटेशन, 3 खा गया ट्रांसलेशन, 2 खा गया रोटेशन, 1 बचा काय का? सर फील है भाई, फील है, ये तो बहुत गदर फील है। लीजिए जनाब, मोनो एटॉमिक कंप्लीट, डाई एटॉमिक कंप्लीट, पूरा विजुअलाइजेशन करवा दूंगा। एनिमेशन चल रहा है आपके दिमाग में, पता है आपको? नहीं पता? हम बता रहे हैं, आपके दिमाग में एनिमेशन चल रहा है। आओ बेटा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या इसी को पॉली एटॉमिक भी कहा जाता है। अगर पॉली एटॉमिक कहा जाए तो मान के चलिएगा ट्राई एटॉमिक है। इसी को क्या कह देते हैं बच्चों फिजिक्स पुराण में? केमिस्ट्री का हमको पता नहीं, इसी को पॉली एटॉमिक भी कह देते हैं, पॉली एटॉमिक। ठीक है बच्चों, पॉली एटॉमिक 2 टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका लीनियर, इधर पे लिखता हूं, एक हो जाता है आपका लीनियर और एक हो जाता है आपका नॉन लीनियर। समझाऊंगा पूरा, डोंट वरी, पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। सर रोटेशनल वंस मोर, बेटा रोटेशनल वंस मोर मैं आपसे बोलता हूं, जाके रोटेशन पढ़ के आओ। समझा तो दिया, और कैसे बताऊं, विजुअलाइज करवा रहा हूं पूरा पूरा। चलिए चलिए, 3 ऑल ना, गलती कर रहे हैं। लीनियर का अलग होगा, नॉन लीनियर का अलग होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी एकदम सही सुने, सुनो मेरी बात। देखो पहले तो लीनियर यानी कि क्या होता है? सर लीनियर का मतलब हो जाता है कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो कोलिनियर हैं या एक ही लाइन में है। भाई ट्राई एटॉमिक, 3 मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? अब ये डबल ट्रिपल कैसा भी हो सकता है, यहां पे एक बॉन्ड होगा, यहां पे एक बॉन्ड होगा, ये 3 मॉलिक्यूल है एक ही लाइन में, इसको कहते हैं लीनियर। अगर ऐसा है तो बेटा सोच समझ और सीख। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9। सुनो, या तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में आगे पीछे, वाई में ऊपर नीचे और जेड में अंदर बाहर हो सकता है। हाँ जी सर, एक्स में आगे पीछे, वाई में ऊपर नीचे, जेड में अंदर बाहर, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हाँ या ना? हाँ जी सर, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की आ जाएगी। अब आप खुद बताओ, समझाओ और सिखाओ, क्या एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी क्या? क्या एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी क्या? नहीं। क्यों? R0 तीनों के तीनों एक्स एक्सिस पे बिछे हुए हैं। R0 तो I0 तो K0। हाँ जी सर, लेकिन बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट तो घूम सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? घूम सकता है या नहीं? हाँ जी सर, घूम सकता है। सर घूम सकता है, यानी कि एक y एक z
ये वाली 0, तो लीनियर में रोटेशनल 2 होगी या नहीं होगी? अरे सर ये तो मैं आज तक रटते हुए आया था, आज मेरे को विजुलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में होता क्या है। अब एक बात बताओ बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन पढ़ा पाएगा? फिजिक्स टीचर बता पाएगा। अगर फिजिक्स टीचर बता पा रहे हैं तभी तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझ आ रहा है। हाँ सर। बेटा टोटल हो सकती है 9, 3 खा गया ट्रांसलेशनल, 2 खा गया रोटेशन, बची कितनी मेरे लाल? बेटा बची कितनी? सर 5, 9 हो सकती है, 4 बची, वाइब्रेशन में जाएगी या नहीं जाएगी? वाइब्रेशन वाली कब तक काउंट नहीं करना है? जब तक कहा नहीं जाए कि हाई टेम्परेचर पर है, तब तक। भाई वाइब्रेशन कब आएगा? ओनली ऑन हाई टेम्परेचर, हाँ या ना? ओनली ऑन हायर टेम्परेचर, राइट और रॉन्ग? हाँ, आओ बेटा, आ जाओ बेचू, आ जाओ। भाई ये होता है आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, ये आपका मॉलिक्यूल नहीं होता, बॉन्ड बताते हैं। ये हो गए नॉन लीनियर, ये एक लाइन में नहीं है, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। तो बेटा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में 3 इसके ट्रांसलेशन हो गए या नहीं हो गए? हाँ या ना? हाँ जी सर। बेटा एक्स के अबाउट घुमा, वाई के अबाउट घुमा, जेड के अबाउट घुमा। ये तो एक्स एक्सिस में आगे पीछे, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे, जेड एक्सिस में अंदर बाहर। बेटा एक्स एक्सिस पे घुमा रहे हो तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल का आ रहा है, वाई पे घुमा रहे हो, जेड पे घुमा रहे हो तो ये और इसका आ रहा है, और अगर बच्चों वाई पे घुमा रहे हो तो इन दोनों का आ रहा है आर। हाँ या ना? यानी कि 3 इसमें क्या आ रही है? रोटेशनल भी आ रही है। तो बेटा बची कुछ ही 3 वाइब्रेशनल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? 100% क्रिस्टल क्लियर है लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, डायटोमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक क्या होता है, और एक एक चीज अगर लिखी है तो क्यों लिखी है। अगर इतना क्लियर है तो वी आर गुड टू गो। अब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझने के लिए। वीटी सर का क्लास है क्या आज? हाँ जी बिल्कुल है, एकदम सही बोले हैं, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आ गया? अरे सर ये तो आज तक मैं रटते हुए आ रहा था, आज पहली बार एनिमेशन आपने बोलकर दिखवा दिया है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ा जाए। राइट 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 राइट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो बच्चा पार्टी आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 सेकंड रुको। आइए बच्चों, आ जाइए। यस सर, यस सर, लिटरली सर, जैसी फील ऐसी आ रही है। पहले मुझे ये, अच्छा ठीक है, ईयरफोन, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, काहे नहीं मिलेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 से भी ज्यादा हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैक्सिमम उतनी होगी ना। चलिए 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 चलिए, ऑल राइट बच्चा लोग, ऑल राइट, ऑल राइट। सर आज बोर्ड मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कल नहीं करेगा।
ये सामने वाली वॉल व्हाइट है इसलिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आगे से नहीं दिखेगा, कल अभी ये पर्दे लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए हाँ जी, आओ बच्चों, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अपने को समझना है कि क्या होता है। नाम तो सर सुना है लेकिन समझ आज तक आया नहीं है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। सुनो, समझो, सीखो। लॉ है तो जो बोला है वो मानना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो बच्चों जो बोला है वो मानते हैं, आइए कैसे हम बताते हैं। इट स्टेट्स दैट, इफ नहीं बेटा, इट पहले ही सर छपाई में गलती बेटा। इट स्टेट्स दैट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय गैस ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट मोशन इज सेम। पहली चीज, हर एक इंडिपेंडेंट मोशन से ईच इंडिपेंडेंट मोशन इज सेम, यानी कि मान लो एक मोशन से 3 जूल की एनर्जी मिल रही है, एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है 3 जूल, वाई एक्सिस पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है 3 जूल, जेड एक्सिस पे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है 3 जूल, टोटल 9 जूल की एनर्जी हो जाएगी। हर एक मोशन में जो एनर्जी एक्वायर हो रही है वो सेम होगी, जरूरी नहीं 3 जूल हो, कितनी भी हो सकती, बताता हूं कितनी होगी, फिर से पढ़िए। It states that energy acquired by gas due to each independent motion is the same and it is equal to half of kT for one molecule. I repeat, हर इंडिपेंडेंट मोशन के लिए एनर्जी सेम रहेगी और एक मॉलिक्यूल के लिए वो एनर्जी हमेशा हाफ ऑफ kT by 2 रहेगी, हाफ ऑफ kT रहने वाली है। यानी कि पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होगी, पर मॉलिक्यूल। पूरा पढ़ाऊंगा फिर पूछूंगा समझ आया या नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होगी, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ kT, हाफ ऑफ kT। T इज टेम्परेचर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहां लिख रहा हूं बच्चों। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है सर। आपने कहा, हमने मान लिया भाई, ये लॉ है। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी एनर्जी रहने वाली है, हाफ ऑफ kT की एनर्जी रहने वाली है। T इज टेम्परेचर एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है सर। आपने कहा, हमने मान लिया। अगर ऐसा है, एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है तो एक मोल के पास कितनी होगी, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी हो जाएगी। हाँ यार सर, ये तो सोचने वाली बात है। सुनो सुनो सुनो, एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हाफ ऑफ kT। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर बराबर। आए सर, क्या तो उचकाए हूं, एवोगैड्रो नंबर बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना, राइट। आइए यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, 10 टू द पावर माइनस 23। अच्छा हाँ, जूल पर केल्विन। भाई ऐसा यूनिट भी तो मारो, सब समझाऊंगा धीरे धीरे होले होले, ठीक है सर। आपने कहा, हमने मान लिया। अभी सुनो, एक बात बताओ, समझाओ और सिखाओ। क्या मैं इसी को अगर ऐसा लिखूं, हाफ ऑफ k इंटू एन ए, हाफ ऑफ k इंटू एन ए इंटू टी, किसी को दर्द होगा? नहीं सर। बेटा सुन, जो हाफ ऑफ k इंटू एन ए है ये हो जाता है r। लिख ले, समझा रहा हूं सब बच्चे। r इज इक्वल्स टू k इंटू
Na, R इज इक्वल्स टू K इंटू Na होता है, सब समझा रहा हूं, लिख लो पहले इतना आराम से, ठीक है। हाँ सर, बेटा ये R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 8.314 यूनिट। आप लिखेंगे 8.314 यूनिट, लिखिए फटाक से, कितनी हो जाएगी बच्चों? जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ जी सर, आपने कहा, हमने मान लिया। एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करने के लिए जो एनर्जी होती है, बेटा यही लाल लाल क्यों आ रहा है यहां पे? एक सेकेंड रुको, ओके ठीक है, होगा कुछ, आई डोंट नो। हाँ, एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ ऑफ केटी है, तो एक मोल मॉलिक्यूल के पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ ऑफ केटी, और एक मोल में कितने हो जाएंगे? Na हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो बेटा एक बात बताओ, n मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, 1 मोल की बात थी, अगर मैं n मोल की कर दूं, हाँ सर अनमोल की कर दूं क्या? नहीं बेटा, इधर देख, n मोल, भाई ये कितना था? पर मोल यानी 1 मोल। अगर मैं n मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी देखूं तो क्या, ये सुनना, 1 मोल की इतनी है, n इंटू 1 मोल की एनर्जी हाफ ऑफ RT हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? 1 मोल के पास इतनी एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, n मोल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी हो जाएगी? हाँ जी सर, हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अगर मैं बच्चा पार्टी थोड़ा सा सवार के लिखूं, ये n मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब n मोल f डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, तो एक एक करके उठा रहा हूं, n मोल f डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितनी होगी जनाब? सर ये हो जाएगी 1 मोल, n मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर थी, हाफ ऑफ n RT, तो बेटा f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटू f कर दूंगा, हाँ या ना? बच्चों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा हो, मेरे को यहां पूछो, फिर मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा और बताऊंगा कि जनाब के कब यूज करना है, आर कब यूज करना है, वो बात की बात है। पहले ये बताओ ये समझ आया या नहीं? दिस इज लॉ। उस लॉ से हम कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतना है, 1 मोल एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, n मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, n मोल f डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं इतनी एनर्जी, सुनना मेरी बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं, बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूं, जो वादा किया था वो समझा रहा हूं, यहां देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी पर्टिकुलर गैस के पास है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब वो गैस हो सकता है मोनो एटॉमिक होगी तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, डायटॉमिक होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, ट्राइएटॉमिक होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज द टोटल एनर्जी दैट गैस इज हैविंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? हाँ या ना? यही कहलाती है, सुनो सुनो सुनो, कान में बताता हूं, यही कहलाती है इंटरनल एनर्जी। मजा आया? यही तो इंटरनल एनर्जी है या नहीं है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी रख के बैठा है कोई भी गैस, ये इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। आए हाय हाय हाय,
सर मजा आ गया। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का फंक्शन है फॉर अ पर्टिकुलर गैस? हाँ या ना? फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ गैस, अगर गैस की बात कर दी तो बच्चों जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसकी कांस्टेंट हो गई। हाँ जी सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो इंटरनल एनर्जी है वो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का फंक्शन है? यानी नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर बदल देंगे तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी। हाँ सर। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ गैस को भी फिक्स कर दूं, अगर मैं क्वांटिटी ऑफ गैस को भी फिक्स कर दूं तो बच्चों एन फिक्स हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, एन इज ऑल्सो फिक्स। और फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा बच्चों? फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, लिख दे रहा हूं, एक तो तुम पुच्चू लोग हर चीज को लिखवा देते हो। फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस है तो एन भी कांस्टेंट हो गया भाई, 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल, जितनी भी हो वो फिक्स कर दिया। तो क्या इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन होगा या नहीं होगा? भाई सब बता दो। हाँ सर मजा तो आ गया कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है विजुलाइज हो गई। तो ये था आपका लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन। इक्यू मतलब सेम होती है, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी सेम होती है। लेकिन सर आपने अभी तक एक बात नहीं बताई कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर ये साला यूज कब करते हैं? पता है किसी को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर यूज कब करते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होता है फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, और बच्चों ये यूज होता है फॉर मोल। आर यूज होता है मोल के लिए। अगर एक मॉलिक्यूल, सुन लो मेरी बात, हमेशा जब भी एक सिंगल मॉलिक्यूल, बेटा सीक्रेट ऑफ फिजिक्स समझा रहा हूं आज, समझ लो, नहीं कभी समझ नहीं पाओगे। एक मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहा हूं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, कभी आर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर आएगा तो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना पड़ेगा कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या बोला सर? अगर आर देकर भी रखा है, सुन लो, और एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके आपका के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब भी मोल की बात हो रही है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर बराबर मॉलिक्यूल, 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल की बात हो रही है, तो बच्चों आर उसके लिए यूज होता है। अभी बताओ कोई दिक्कत बची है क्या? कोई दिक्कत बची है क्या? इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने यू यूज किया। दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या यहीं से बच्चों डेल्टा यू, अब बताओ ये क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ, दिस इज द एनर्जी ऑफ some particular amount of gas at a particular temperature। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये एनर्जी में चेंज होगा। आप बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर हाफ ऑफ एन आर डेल्टा टी कुछ ना कुछ अगर टेम्परेचर में चेंज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? इतना चेंज आएगा या नहीं आएगा? अरे सर आज क्या खाकर आए हैं, एकदम सारी चीजें बता दे रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कोई डाउट ही नहीं रहने दूंगा बेटा। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा, कोई नहीं बताएगा वो बता रहा हूं। जो कोई नहीं बताएगा वो मैं बताएगा, रियलाइज करवाता हूं आपको कि एक्चुअल में प्रोसेसेस कैसी होती हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे बनाई जाती है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है। सुनो,
जब भी मैं, क्योंकि ये समझोगे ना इसके बाद आपको समझ आएगा कि सीपी और सीबी क्या होता है, मेयर्स इक्वेशन क्या होती है, सब जोड़ दूंगा। अच्छा 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 बेटा, रियलाइज करवाता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होती है। जब भी आप एक फिक्स्ड कंटेनर में कोई भी गैस को हीट कर रहे हैं या उससे टेम्परेचर निकाल रहे हैं या उससे हीट निकाल रहे हो, यानी जो भी है आपका आपका वॉल्यूम फिक्स है भाई। ये मैंने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, इसी को हीट कर दिया। अगर बच्चों इसी को हीट कर दिया तो भाई गैस उसके ही अंदर रहेगी, उतना वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। या मैंने उससे हीट निकाल ली, गैस अभी भी उसके अंदर है, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं अनटिल एंड अनलेस आप उसको क्या कर दो बेटा, उसके क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे लाके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो काम अपने को नहीं करना है। अच्छा हाँ सर, अगर आपका वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो बच्चों उसको फिर कुछ भी कराओ, उसको हीट दो, उससे हीट लो, डजंट मैटर, वॉल्यूम फिक्स है। इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या बोला मैंने? इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रिजिड कंटेनर देन इट बिकम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये क्या है आपका? रिजिड कंटेनर यानी क्लोज्ड कंटेनर है। अच्छा सर ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस समझना है तो पहले यह समझिए कि प्रेशर क्या होता है। भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस समझना है तो पहले मॉलिक्यूलर डेफिनेशन ऑफ प्रेशर समझिए। बचपन में पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ या ना, बचपन में यानी कि अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था। हाँ सर, जो बोल रहा हूं वो अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। प्रेशर डिफाइन करवा रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है अब आपको समझ आएगा, फील आएगा। बट कंटेनर वॉल्यूम में बी चेंज्ड। कंटेनर रिजिड है, रिजिड समझती है बावड़ी? रिजिड क्या होता है? फिक्स, डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। अब तू उसको 5 लीटर की बना के लिया, 10 की बना के लिए 15, बेटा क्या बुद्धि घर छोड़कर आते हो? फिक्स्ड वॉल्यूम है, कांस्टेंट, तो कंटेनर गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो मैडम ने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करवा दिया। वाह, रिस्पेक्ट प्लस प्लस। ही इज इग्नोरिंग आवर प्रॉब्लम। अच्छा हाँ 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 हाँ, क्या बात है, ठीक है जनाब, ये भी ठीक है। इग्नोर और बोलो, ऐसे कमेंट करोगे तो इग्नोर ही करूंगा ना। कुछ काम की चीज पूछ बेटा। पुअर यू, ओके। अरे काम हो तो बताओ बेटा, कुछ रिलेवेंट बातें करो। सारी चीजें क्लियर कर दिए वापस से? नहीं, हम लेट आए हैं, हमको फिर से बताओ, हमने पैसे दिए। ठीक है आओ बच्चों। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सुनो, यहां पे गैस मॉलिक्यूल है, इस रूम में गैस मॉलिक्यूल है या नहीं है? दिख रहे हैं? आंख बंद करके देखो, दिखेंगे। हाँ सर है। अरे गैस है तो गैस मॉलिक्यूल होंगे ना भाई। हाँ सर बात तो सही है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सुनो सुनो, समझो, सीखो। ये गैस मॉलिक्यूल क्या रैंडम मोशन कर रहे हैं? दिख रहे हैं? नहीं, आंख बंद करके देखो, दिखेंगे रैंडम मोशन करते हुए। क्यों? अरे बेटा बावड़े, अभी अभी समझाया मैं, ऐसे ही थोड़ी ना बेटा, अभी अभी समझाया। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी भी गैस के पास जो उसका अमाउंट है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और बेटा जेब में पैसा होगा तो तू घर पे थोड़ी ना बैठेगा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी तो क्या वो एक जगह पड़ा रहेगा? नहीं, वो भी जिगजैग मोशन करेगा। अगर ऐसा है तो एक बात बता, ये मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इमेजिन कर जाओ बेटा, पूरा विजुअलाइज करा दूंगा। मैंने आंख बंद करी, रूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन कर रहे हैं, है ना? अब आपके पास जितना भी पैसा है मेरे को दे दो। सब मोह माया है, ठीक है? चलिए चलिए, यहां देखिए, यहां देखिए, सुनो 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 सुनो। आंख बंद करो, कर लो, लिटरली आंख बंद कर लो, ठीक है? अब आंख बंद करो, देखो मॉलिक्यूल है, हाँ सर है। जिगजैग मोशन कर रहे हैं, हाँ है। अगर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल के पास आंख है? नहीं, हमारे पास भी नहीं है, हमारी भी बंद है, उनकी भी बंद है, उनको नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन उनके पास एनर्जी है, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। अगर जिगजैग मोशन कर रहे हैं तो क्या ये दीवार पे टकरा रहे हैं?
अगर किसी भी दीवार पे टकरा रहे हैं तो उस दीवार पे सारे के सारे मॉलिक्यूल टकरा के वापस आ रहे होंगे, और अगर टकरा कर वापस आ रहे हैं तो बेटा वो ऐसे जा रहे थे, मोमेंटम आगे की तरफ था, फिर पीछे आ गए, चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स ले आएगा, और अगर फोर्स ले आएगा तो पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा वॉल के ऊपर या नहीं। तो आपकी धरती के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंख बंद करके देखो दिखा या नहीं दिखा, बताओ। हाँ सर दिख गया। तो सोचो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पूरा बेसिक में लगा दूंगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ या ना? हाँ जी। देखो मेरा बताने का क्या मतलब है, मैं ये बता रहा हूं मास ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स है, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो बच्चों मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज हुआ, फोर्स में चेंज होगा तो प्रेशर में चेंज होगा। अगर मॉलिक्यूल तेजी से टकराएंगे, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर ज्यादा हो गई तो मेरे को एक बात बता, 10 मीटर पर सेकंड से जाके टकराया, 10 मीटर पर सेकंड से आ गया, क्यों? इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, अजम्पशन है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 इंटू मास हो जाएगा या नहीं भाई? साइन भी कंसीडरेशन में लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा टोटल। हाँ जी सर, इतना तो समझ आता है। अगर वेलोसिटी बढ़ी, अगर वेलोसिटी बढ़ी मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ा फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब कांस्टेंट प्रेशर रखना है क्या? एक बार में एक ही पूरा मैंने क्या लिखा रियलाइज करवाऊंगा, यही बता के जाना। अगर मैंने बच्चों सोचो, अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं वो कांस्टेंट रखूंगा, या फिर वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं वो कांस्टेंट रखूंगा। सोचो, मान लो 100 मॉलिक्यूल टकराए, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर आया P, अब मैंने उनकी स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, अब ज्यादा तेजी से टकरा रहे हैं, तो बेटा इस बार अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो 50 मॉलिक्यूल को ही टकराना पड़ेगा या नहीं टकराना पड़ेगा टू मेंटेन प्रेशर P। पहले 100 वाले 10 की वेलोसिटी से जा रहे थे, अब 50 20 की वेलोसिटी से जाके टकरा रहे, प्रेशर सेम ही एग्जर्ट करेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं रुक गया। प्रेशर सेम एग्जर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करूंगा या नहीं करूंगा टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना? अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ाएगी कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। मैं रुक गया, आप बताएंगे। मैं रुक गया, आप बताएंगे। रियलाइज हुआ? कुछ कुछ अभी बताऊंगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है। बहुत बढ़िया, यस सर, सब मिटा रहा हूं। सुनो, समझो और सीखो। यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ गैस थी, कांस्टेंट प्रेशर समझा रहा हूं। ये आपकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है? ये गैस कुछ जिगजैग मोशन कर रही थी, और जैसे ही जिगजैग मोशन कर रही थी, कुछ भी था, आपका पिस्टन यहीं पर रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि टप 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 ऐसे मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे होंगे, मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे तो पिस्टन यहीं पे, ठीक है? अगर मैंने यहां पे बच्चा पार्टी हीट दी, अगर मैंने हीट दिया, उसके भी पहले देखो, उसके भी पहले क्या हो रहा था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस पिस्टन। तो जाके पिस्टन एक जगह रुक रहा था। बेटा ये आपका पिस्टन है, ये फोर्स वाई मॉलिक्यूल है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला फोर्स है F0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला फोर्स है, दोनों अगर इक्वल थे, पिस्टन अपनी जगह पे था। अब आपने क्या किया? गैस को हीटअप किया। अगर गैस को हीटअप किया तो गैस विल एक्सपेंड। अगर गैस एक्सपेंड होगी, सोचो अगर मैं पिस्टन को यहीं पे रखता,
तो क्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से टकराते और ज्यादा वेलोसिटी से टकराते तो फोर्स ज्यादा लगता तो प्रेशर ज्यादा आता, तो क्या प्रेशर चेंज हो जाता या नहीं हो जाता? मान लो अगर मैं पिस्टन को फिक्स रखता और हीट देता गया, अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ गई, और अगर ज्यादा एनर्जी आ गई है तो ज्यादा तेजी से मारेंगे, ज्यादा तेजी से अगर हिट कर रहे हैं बॉल को, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी फोर्स ज्यादा होगा, यानी प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, तो क्या अगर पिस्टन फिक्स रहा तो क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो पाएगी? अपने जहन से पूछो। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो क्या पिस्टन को मूव होके ऊपर जाना पड़ेगा या नहीं? मूवेबल पिस्टन, सोचो अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा कुछ मॉलिक्यूल उससे टकरा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही एनर्जी छोड़ के वापस से नीचे आने लगेंगे। भाई ऊपर तक तो तब जाएंगे ना जब एनर्जी होगा। धीरे धीरे अगर पिस्टन ऊपर जाने लगा, कुछ मॉलिक्यूल पीछे रहने लगे, लेकिन कुछ ज्यादा तेजी से टकरा रहे हैं, सो दैट आपका प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है। विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप हीट दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, वो गैस को एक्सपेंड भी कर रही है और पिस्टन को मूव भी करवा रही है। भाई दो जगह जो हीट दे रहे हो वो दो पार्ट में जा रही है, एक तो गैस के एक्सपेंशन में और एक पिस्टन के मूवमेंट में, यानी कि वेट लिफ्टमेंट करवा रही है, अपलिफ्टमेंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है? सर बात तो चौकी कह रहे हो। ये है आपके लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है? अच्छा बेटा, प्रेशर की ऐसा यूनिट बार होती है। देखो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहा जाता है और एक होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। तो दोनों में से एक याद कर लो, कांस्टेंट प्रेशर की ऐसा यूनिट बार, ऐसी एक फटा है आपको समझाने के लिए, बार है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल देख लो क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। टू रियलाइज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द पिस्टन मस्ट बी फ्री टू मूव एंड एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक्सटर्नल फोर्स आपका बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन लग रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टू बी रियलाइज्ड इन अ सिंगल फेज substance, it must be carried out in quasi-statically, यानी बहुत स्लो। it can be very fast during the अब if नहीं, if क्यों आ रहा है? it सुनो, अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। देखो सोचो, अगर मैं गैस, यहां पे बहुत सारे राइस के टुकड़े रखे हुए हैं, पीसेस ऑफ राइस, ये क्या रखे हैं? पीसेस ऑफ राइस, ये क्या है? आपके गैस है। सुनना मेरी बात, अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को रियलाइज करना है, तो बहुत धीरे धीरे सोचो, अगर ये गैस, पिस्टन का वेट नीचे, राइसेस का वेट नीचे और गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है। सोचो अगर मैं एक साथ पूरे राइस हटा दूंगा तो क्या पिस्टन के अंदर की गैस एक्सपेंड होगी? पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, गैस की एनर्जी चले जाएगी। एनर्जी क्यों? क्योंकि वो पिस्टन उठाने में निकल गई, टेम्परेचर गिर जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर, अगर एक साथ मैंने पूरे राइस उठा के फेंक दिए, भाई गैस तो बैठी हुई है ना, वो तो मेंटेन करके रखी थी। अब गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो पिस्टन को उठा देगी, और पिस्टन को उठा देगी तो एनर्जी लूज कर देगी, एनर्जी लूज कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गया। कांस्टेंट रखना है तो क्या करोगे? एक साथ ना उठा के स्लोली एक पीस को अलग करो। बेटा एक पीस को अलग करो। एक राइस का टुकड़ा उठाया, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज? नहीं। दूसरा राइस का टुकड़ा उठाया, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज? नहीं। तीसरा राइस का टुकड़ा उठाया, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज? नहीं।
धीरे धीरे होले होले क्वासिस्टैटिकली आपको टेम्परेचर में चेंजेस करने हैं। क्वासिस्टैटिकली मतलब कि एक एक करके धीरे धीरे होले होले, समझ आया? अगर ऐसे धीरे धीरे राइस के टुकड़े आप उठाओगे तो क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं सर, थोड़ा बहुत, क्या क्या ही फर्क पड़ेगा, एक राइस के टुकड़े से कितना फर्क पड़ता है। यह कहलाता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस टाइम नहीं देना है, ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बहुत स्लो होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट मैनर। टाइम नहीं देना है, टाइम दे दिया तो हीट निकल जाएगी। कहने का क्या मतलब है गुरुजी? बेटा कहने का मतलब यह है एकदम से हीट नहीं निकलने देना है। आप क्या करो, एक ईंट का टुकड़ा लो और इसको थ्रो करो, इसको थ्रो करो। एक ईंट का टुकड़ा लो, इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस है। हाँ जी सर, इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस है। आपने ईंट उठाई और थ्रो करी एकदम से। जैसे ही थ्रो करी, एट अ सडन थ्रो करोगे, एट अ सडन थ्रो करोगे तो बेटा एक बात बताओ, टोटल हीट सप्लाई क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट डी टी हो जाएगा? अभी के लिए इतना बताओ, क्या क्यू डॉट डी टी होगा? अगर बेटा मैं टाइम जीरो कर दूंगा, अगर मैं टाइम जीरो कर दूंगा तो हीट जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बहुत तेजी से थ्रो करोगे तो जो टोटल हीट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने के कारण और काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के कारण वो सारी की सारी एकदम से गैस के अंदर जाएगी, और गैस के अंदर गई तो क्या बेटा उसको बाहर निकलने का टाइम नहीं देना है, एकदम जीरो कर दो, वो एनर्जी अंदर ही रह जाएगी या नहीं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी एनर्जी ट्रांसफर एट अ सडन, ये गैस से एनर्जी बाहर नहीं आ पाएगी। आप सोचो, अगर आप फिर धीरे से छोड़ दोगे उसको, अगर छोड़ दिया तो क्या धीरे धीरे एनर्जी कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी या नहीं? बेटा 2:15 से होगी वीटी सर की क्लास, 3-5 नहीं करो फालतू का। हाँ सर, बात तो चौकी है, टाइम नहीं देना है। या फिर इंसुलेटेड कंटेनर में रख दो तो आपको हीट भी बाहर नहीं आएगी और आपका मास भी बाहर नहीं आएगा, यानी कि हीट इंटरेक्शन जीरो होना चाहिए। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है, इफ एडियाबैटिक प्रोसेस हैज टू बी रियलाइज्ड विदाउट इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन लगा दिया तो वैसे भी हीट नहीं आएगी, लेकिन इंसुलेशन नहीं करना है देन इट मस्ट, यार इफ क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इट होगा, इट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ वेरी फास्ट मैनर, इट कैन बी स्लो बट ओनली विथ इंसुलेशन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है? ये जितनी भी प्रोसेस हैं दुनिया में, जितनी भी प्रोसेस हैं सारी की सारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है। उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के केस कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक होते हैं, और दुनिया में जितनी बची वो भी पॉलीट्रॉपिक होती हैं। कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर हो रही है बेटा वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगी। उनके केसेस ये 4 हैं और जो बच रही है वो सारी की सारी पॉलीट्रॉपिक के अंदर में आएगी। कैसे देखते हैं बच्चों? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन से देखते हैं, एन से देखते हैं। इसकी बात मैं अभी कराऊंगा। ऑल द प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स आर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये नीचे लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इफ पॉलीट्रॉपिक, अभी ये क्या लिखा हुआ है ये मैं धीरे से समझाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ फील हुआ या नहीं हुआ कि ये प्रोसेसेस को कैसे देखना है, हाँ या ना? बताइए। हम्म 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 लो भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि डेली टारगेट नहीं आया। बेटा कितनी बार डेली टारगेट पूरा किया है तुमने? अपने जहन से पूछ। फिर वही बात,
करवाएंगे, पॉलीट्रॉपिक से भी ड्राइव करवाएंगे, रुक तो जाओ। यस सर, फील हो रहा है क्या होता है। एडियाबेटिक में हीट नहीं निकलना चाहिए, वही एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट निकलती नहीं है कभी भी। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, बहुत बढ़िया। चलो आइए बच्चों, आगे की बात करते हैं हम लोग। आइडियल गैस के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको पता रहना ही चाहिए बच्चों, तो वो देख लीजिए, लिख लीजिए। एज सच आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं। आइडियल क्या होता है क्या जिंदगी में? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता। कुछ अजम्पशन मान लेते हैं आप। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शुड बी नेग्लिजिबल, वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं लगा रही होती हैं, ऐसी गैसेस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द कंटेनर मॉलिक्यूल। समझो इस चीज को क्या है। आइडियल गैस क्या होती है? ये आपका कंटेनर है, लेट से कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल वी है, लेट से कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल वी है। अब इसके अंदर अगर आइडियल गैस है, अगर इसके अंदर आइडियल गैस है, सुनो मेरी बात, अगर इसके अंदर बच्चा पार्टी आइडियल गैस है, इस टोटल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? यानी अगर मैं पूरी की पूरी गैस को उठाकर एक साथ यहां साइड में पटक दूं, तो बेटा ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वेरी 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 लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आपका नेग्लिजिबल होगा। अगर मैं पूरी गैस को इकट्ठा करके एक तरफ ले आऊं, तो उसके मॉलिक्यूल जो मिनिमम वॉल्यूम कवर कर रहे होंगे या ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वो वाला वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस है। हाँ जी सर, ये अजम्पशन। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। आइडियल गैस कोई भी गैस बन सकती है, लेकिन कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्या कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब है जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर करोगे तो उनके बीच का इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से सबसे कम रहेंगे, यानी नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और उनका वॉल्यूम अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, यानी बड़े वाले कंटेनर में हो गई, बड़े वाले कंटेनर, और जब उन सबका वॉल्यूम आप देखोगे बच्चों गैसेस का कितना निकलेगा, इतना सा। तो हाई प्रेशर और सॉरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपकी गैसेस क्या हो जाती हैं? आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। ऑल द सब्सटेंस विच आर गैसेस नॉर्मली विल बी कंसीडर्ड एज आइडियल गैस। कोई भी सब्सटेंस हो उसको मान लिया जाता है, नॉर्मली आइडियल गैस की तरह कंसीडर कर दिया जाता है। जैसे O2, N2, CO2, हीलियम, एयर एसेट्रा, दीज आर आइडियल गैसेस। लेकिन कुछ ध्यान में बात रखनी है, वाटर वेपर विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज आइडियल गैस, लेकिन स्टीम इज नॉट। क्यों स्टीम क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा स्टीम हाई प्रेशर पे भी रहती है। स्टीम को आप आइडियल गैस कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। समझ आया? तो जब तक स्टीम के वाटर वेपर के पास हाई प्रेशर नहीं रहता, समझे, हाई प्रेशर नहीं रहता वाटर वेपर के पास, वो बस वेपर्स रहती हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन स्टीम के पास हाई प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, तभी आप स्टीम बना पाते हैं। भाई कुकर से निकलती हैं तो बाहर निकलेंगी तब तक स्टीम है, फिर थोड़ी देर बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? बच्चों देख लो, लिख लीजिए आराम से। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा बच्चे, डोंट वरी। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आगे की बातें करते हैं हम लोग। हाँ जी जनाब, क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए। सर एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक और डाउट, मैंने आपको पहले आपके कुछ डाउट बताए थे, वो क्लियर किए। अब फिर से एक और यूनिवर्सल डाउट है। एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इनमें डिफरेंस क्या है?
सर क्या खा रहे हैं? बेटा सर कुछ खा नहीं रहे हैं, वो गरम गला ठीक करने की दवाई है, उसमें कुछ रहता है तो वो मुंह में आ जाता है तो चबा के खाना पड़ेगा, जानवर तो हूं नहीं कि अंदर चले जाए, कुछ गला है, दे देते हैं घर वाले। चलिए आइए बच्चों, नोट सुनो समझो सीखो। लेक्चर लाइव है ना जोहरा? हाँ जी बेटा लेक्चर लाइव है। और बताओ, चलिए बच्चों देखो, एक होता है आप लिखते हो पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, है ना, और एक आप लिखते हो बच्चों पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मैं आर के ऊपर बार लगा दे रहा हूं। सुनो मेरी बात, समझो सीखो और आगे बढ़ो। दोनों आपके डाउट क्लियर करने जा रहा हूं बच्चों। ये जो आर है ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। और बच्चों ये जो आर बार है ये यहां पर आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा जी, सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से समझना बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ओवर एम होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जहां पे आपको दिक्कत होती है, सुन लो। यूनिवर्सल है, किसी भी गैस के साथ चेंज नहीं होगा बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक गैस की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, ये गैस के साथ चेंज हो जाएगा। गैस चेंज होगा, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर यहां पे गैस चेंज भी कर दोगे तो आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस इज आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा सर, जैसे कि इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताया 8.314 होती है या नहीं होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। लिख दूं आर बार की वैल्यू, आर बार की वैल्यू हो जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन हो जाती है, ठीक है। हाँ जी सर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, सुनना मेरी बात। अगर मैं लिखता हूं बच्चों 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, और अगर मैं लिखता हूं बच्चों 1 किलो मोल ऑफ O2, 1 किलो मोल ऑफ O2। बेटा 1 मोल ऑफ O2 और 1 किलो मोल ऑफ O2 कितना होता है? सर 1 मोल ऑफ O2 होता है 16 दूनी 32 ग्राम, और 1 किलो मोल ऑफ O2 कितना होता है 32 kg। किलो मोल है ना, तो बच्चों किलो मोल है तो इनटू 1000 कर देंगे तो 32 kg हो जाएगा। हाँ जी सर, एकदम बात सही है। तो सुनना मेरी बात, R ऑफ O2 कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ O2 हो जाता है बच्चे 8.314 होल डिवाइडेड बाय, बच्चों ये M क्या है यहाँ पे? M होता है आपका मोलर मास। क्या होता है बेटा? मोलर मास। क्या होता है बेटा? एक एक करके मोलर मास। आप खुद बताओ, हर गैस के लिए मोलर मास अलग हो जाएगा। अगर मोलर मास चेंज हो गया, ये तो कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा नीचे? 32 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आएगा। किलो जूल पर केजी केल्विन, आप दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? किलो जूल पर केजी केल्विन। देखो मेरे बताने का मतलब ये है, अगर O2 की जगह कोई और गैस होती तो उसका ये नीचे का मोलर मास चेंज हो जाता या नहीं हो जाता? क्या आज के बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में कभी भी दिक्कत आएगी? हाँ या ना? आएगी या नहीं आप बता दीजिए, आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना?
आएगी या नहीं आएगी, फटाक से बताइए, हाँ या ना। यस सर, हो जाएगा। साइन कन्वेंशन मैंने पहले भी बताए थे, फिर से बता दे रहा हूं, सुनते जाइए। अगर वर्क ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव होगा, है ना, यानी वर्क इज डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय सिस्टम। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं सो दैट यहीं पर आपको याद हो जाए। अगर वर्क लेस देन 0 है यानी नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, या वर्क इज डन ऑन सिस्टम भी लिख सकते हैं। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, ये हुई वर्क की बातें। अच्छा बेटा, आपको पता है हीट के लिए क्या करेंगे सर? हीट के लिए अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट इंटरनल एनर्जी की और बात कर ले तो इंटरनल एनर्जी, बताइए जनाब, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? सर अगर डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सॉरी डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि आपकी इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी। क्यों बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल कम होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी। अगर आपका डेल्टा यू लेस देन 0 आ रहा है, इसको नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब कि आपकी इंटरनल एनर्जी घटी होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। यह तो कुछ नहीं था। अभी सुनो बच्चों, अभी अभी आपने निकाला Q इज इक्वल टू एम सी एम डेल्टा टी, हाँ है ना? हाँ सर, अभी अभी हमने ये निकाला था, इसकी बातें की थी। सुनो मेरी बात, C क्या था? मोलार स्पेसिफिक हीट थी। M आपका N था, सॉरी मोलार, मोल की बात हो रही है ना, N मोल की बात हो रही है ना, NCM डेल्टा टी, ठीक है सर। N आपका नंबर ऑफ मोल था, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर था। अब सुनना, एक होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको दोनों चीज क्लियर है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है और मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मोलार में अपन मोल के टर्म्स में बात करते हैं, और स्पेसिफिक हीट जब अपन देख रहे होते हैं तो केजी के टर्म में बात कर रहे होते हैं। बच्चों थोड़ा सा पानी और पीऊंगा, मेरा गला एक्चुअली ज्यादा खराब हो रहा है। चलिए थोड़ा थोड़ा होले होले। ठीक है, ठीक। आओ बच्चों समझो, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, फील दिलाता हूं। क्यों सीपी ज्यादा होता है सीवी से? आप सबको पता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सीपी में से सीवी को घटाओगे तो आर बराबर कुछ बचता है, यानी अंधा भी देख के बता देगा सीपी सीवी से ज्यादा होता है। लेकिन क्यों?
ये तो मैं प्रूफ करवाऊंगा ही, डोंट वरी। लेकिन ये होता क्यों है, इसका रीजन आपको पता है। आई जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। सर वो कैसे करेंगे, पढ़िए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो क्या पिस्टन को ऊपर उठने देना है क्या? नहीं। अगर ऊपर उठने नहीं देना है तो क्या मैं स्टॉपर लगा दूं? ये मैंने स्टॉपर लगा दिया। इसके अंदर गैस है बच्चा पार्टी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गैस है। अगर इसके अंदर गैस है, आप इसको हीट करो। सुनना मेरी बात, आप इसको हीट करते जाओ। अगर हीट कर रहे हो तो एक बात बताओ, क्या पिस्टन ऊपर जा रहा है? हाँ या ना? अभी अभी आपने पढ़ा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एन आर डेल्टा टी इंटू एफ। हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर भाई एन फिक्स है, आपने गैस अंदर डाल दी, एफ फिक्स है जिस भी टाइप की गैस है। सुनना, कौन है सर? 1:21 हो गया, अब जाने दीजिए। जाना बेटा, मैंने कहा तेरे को पकड़ के रखा है। 3 दिन से एक तो क्लास नहीं लगी, मेरे को उल्टा टेंशन हो रहा है तुम्हारे कोर्स का। अभी उड़वा दूंगा 3 लेक्चर बीच के, पता भी नहीं लगेगा कौन सा टॉपिक कुछ का है। क्यों? क्योंकि वहां से नीट में क्वेश्चन आए हुए, बुक में थोड़ी दिया हुआ है। ढोर कहीं के। बेटा सबको, आपको बोर्ड पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा सो दैट आप कॉपी नहीं कर सको। आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर शो होगा। चलिए देखते हैं, मुझे नहीं पता, टैग टीम वालों से पूछूंगा क्या है। आज तो क्लास लगी है, उसमें भी 3-5 करनी है। हाँ नहीं तो हाँ सर, ये बात फॉर श्योर है कि अभी अभी हमने देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हाफ ऑफ एन आर डेल्टा टी इंटू एफ। अगर हीट दे रहा हूं, सोचो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, ये सारी की सारी हीट जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने में लग गई तो बच्चों इंटरनल एनर्जी इस गैस की बढ़ रही होगी। क्यों? वॉल्यूम में कोई चेंज हो नहीं रहा है, हीट कहां जाएगी? वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल के अंदर सेव होगी या नहीं होगी? आप बता दीजिए आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, हाँ या ना? तो सोल पर्पस ऑफ हीट क्या है यहां पे? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, हाँ या ना? सोल पर्पस, सोल फील करना बेटा, पर्पस is to raise the temperature of gas ion. Sole purpose of heat, sole purpose of heat is to raise the temperature of gas. ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, हाँ या ना? फटाक से बताओ हाँ या ना? तो बच्चों इस पर्टिकुलर टाइम पर 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगेगी इस पर्टिकुलर टाइम पर, जब आपका वॉल्यूम फिक्स है, तो आप बताओ टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाएगा, कम हीट पे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा? क्योंकि भाई हीट का एक ही काम है, टेम्परेचर बढ़ाना, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर बच्चों जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, जो मोलार स्पेसिफिक हीट होती है, ये स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज हो जाती है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जो मोलार स्पेसिफिक हीट होगी बेटा वो कहलाएगी क्या? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अब अगर n मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? n CVm डेल्टा टी होगी। हाँ सर, फील तो आया। अभी कनेक्ट करूंगा मैं डॉट्स, डोंट वरी, अभी मैं कनेक्ट करूंगा। तो फिर से अगर n मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ, आओ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर समझते हैं। अब सोचो, अगर मैंने आपको रियलाइज नहीं करवाई होती कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, ये देखो, अगर मैंने आपको बच्चों रियलाइज नहीं करवाया होता ना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, तो ये कभी समझ ही नहीं आता। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, हीट दीजिए, अगर हीट दे रहे हैं तो बेटा एक बात बताओ, ये पिस्टन फ्री टू मूव होना चाहिए तभी कांस्टेंट प्रेशर होगी। हाँ, यानी अब जो हीट दे रहे हो इसके पास दो काम, भाई हीट कुछ ना कुछ गैस रख लेगी और पिस्टन भी उठा रही होगी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। पर्पस ऑफ हीट, पर्पस ऑफ हीट is to raise the temperature as well as piston. So during this process जो मोलार स्पेसिफिक हीट यानी एक मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट लगेगी बेटा वो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाने लगेगी, है ना। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाने लगेगी, वीएम मोलार स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों टोटल हीट सप्लाई क्या हो जाएगी, एम सी एम पी डेल्टा टी, एन कर लो, मैंने एन लिख दिया, एन मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर अगर चेंज करना है, एन मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है, इतनी हीट देनी पड़ेगी। अब सोचो समझो सीखो, यहां पे अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, टेम्परेचर भी रेस हो रहा है और आपका पिस्टन भी उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, हाँ या ना। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो, टेम्परेचर भी रेस हो रहा है, पिस्टन भी उठ रहा है, यानी कि अगर मेरे को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो भाई इसके साथ साथ पिस्टन को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें इनएविटेबल है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो आप खुद बताओ, यहां पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या यहां पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है CMV या CMP दोनों में से क्या ज्यादा रहेगा, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ या ना। टू द पॉइंट हिट किया या नहीं किया, आप बताओ, आप बताइए, हाँ या ना। हाँ या ना। यस सर, यस सर, दिस इज वाई, नोट डाल के लिखिए मेरे बच्चों, दिस इज वाई मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहां पिस्टन भी उठाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है, यहां सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है। हिट कर दिया यार, आप बताओ, यही तो फिजिक्स का मजा है, एक बार चीजें समझ में आने लगी उसके बाद बेटा आपको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। मजा आया या नहीं, व्हाट अ मैजिक सर। तो आज की क्लास यहां पे रोकते हैं, 2 दिन बाद पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा और चीजें ऑलरेडी काफी आगे पीछे हो रखी हैं, बट बच्चों ट्रस्ट बना के रखिए। बिलीव इट और नॉट, टेक टीम इज वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर यू टू मेक द थिंग्स स्मूथ। अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, आपके लिए ही पूरा काम हो रहा है। जल्द से जल्द, बहुत जल्द आपका वैसा ही पुराना एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। बस क्या चाहिए मेरे को, आपका ट्रस्ट और कुछ नहीं। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी,
ये मेरी गारंटी है। मैं ज्यादा टाइम लेकर ज्यादा पढ़ाने में बिलीव करता हूं, अच्छे से पढ़ाने में बिलीव करता हूं, रादर देन कम टाइम में ज्यादा पढ़ाने से। मैं ज्यादा टाइम में कम पढ़ाने पर बिलीव करता हूं। ठीक है, सब अपलोड हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। मैं सब देख रहा हूं, ठीक है, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।